तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे 200 साल के ब्रिटिश राज ने भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये कहानी इस बात की है कि कैसे दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए एक नया रूप दे दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का आखिर किया क्या। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना किस्सा नहीं है, इसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि अंग्रेजों की नीतियां थी क्या, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने जमीन, इंडस्ट्री और रेलवे पर अपना असर डाला, और हाँ, आखिर में उस ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी बात करेंगे जिसने भारत की आर्थिक कमर ही तोड़ दी, और देखेंगे कि उसकी विरासत आज तक कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां कोई एक सीधी साधी योजना नहीं थीं। वो तो समय के साथ बदलती रहीं, जैसे जैसे उनके इरादे और उनके मतलब बदलते गए। इसे समझने के लिए हम इसे 3 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला दौर था कमर्शियल फेज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, धंधा करो, कब्जा करो और दबा के मुनाफा कमाओ। फिर आया इंडस्ट्रियल फेज, जब ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लग चुकी थीं। अब भारत का काम था ब्रिटेन को कच्चा माल भेजना और फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बना महंगा सामान खरीदना। और आखिर में था फाइनेंशियल फेज, जब अंग्रेजों ने अपना पैसा भारत के रेलवे और खदानों में लगाया ताकि यहां से और भी ज्यादा पैसा निचोड़कर ब्रिटेन ले जाया जा सके। अंग्रेजों ने जो सबसे बड़े और गहरे बदलाव किए, उनकी शुरुआत जमीन से हुई। उन्होंने भारत के सदियों पुराने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह से पलट दिया। मकसद बस एक, सरकार की तिजोरी भरती रहे लगातार। और इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग तरकीबें निकाली। बंगाल और आसपास के इलाकों में आई जमींदारी प्रणाली, जहां जमींदार सरकार और किसान के बीच में एक बिचौलिया था। दक्षिण भारत में उन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की, जहां सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी। और उत्तर पश्चिम में थी महालवाड़ी प्रणाली, जहां लगान चुकाने की जिम्मेदारी पूरे गांव पर डाल दी गई थी। जमींदारी सिस्टम ने तो समाज में एक नई तरह की सीढ़ी ही बना दी। सबसे ऊपर सरकार, बीच में मजे करता हुआ जमींदार और सबसे नीचे पिसता हुआ किसान। जमींदार को तो बस सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट देना था, लेकिन वो किसान से कितना भी वसूल सकता था। सारा का सारा बोझ आखिर में किसान की पीठ पर ही था। तो किसानों का क्या हुआ? हाल बेहाल था। उनकी अपनी ही जमीन, पर अब वो मालिक नहीं रहे। लगान इतना ज्यादा कि फसल हो या ना हो, लगान तो देना ही पड़ेगा हर हाल में। और नतीजा, कर्ज, साहूकारों का कर्ज, और फिर जमीन भी हाथ से गई। उन्हें पेट भरने वाले अनाज की जगह नील और कपास उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे अकाल का खतरा और भी बढ़ गया। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं इंडस्ट्री पर। यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ भारत के पुराने पारंपरिक उद्योगों की बर्बादी, और दूसरी तरफ कुछ नए उद्योगों का उदय जो सिर्फ अंग्रेजों के मतलब के थे। सोचिए, एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत के बने कपड़ों का डंका बजता था। हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। और फिर अंग्रेजों ने पूरी बाजी ही पलट दी। भारत, जो कभी माल बेचता था, अब ब्रिटेन की मिलों का बना सस्ता कपड़ा खरीदने वाला देश बन गया। और हमारे बुनकर, हमारे कारीगर, वो बेचारे दाने दाने को मोहताज हो गए। अब सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? कई वजहें थीं। राजा नवाब खत्म हुए तो कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया। ब्रिटेन की मशीनों का बना माल सस्ता भी था। पर सबसे बड़ी चोट थी उनकी पॉलिसी, एकदम एक तरफा। मतलब ब्रिटेन का माल भारत आए तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन हमारा माल ब्रिटेन जाए तो उस पर भारी भरकम टैक्स। हाँ, ये सच है कि कुछ नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज आईं, जैसे जूट मिल्स और कोयले की खदानें। लेकिन रुकिए, इन पर भी कब्जा किसका था? अंग्रेजों का। उनका मकसद भारत का विकास नहीं था। मकसद था यहां से कच्चा माल ब्रिटेन भेजना और सारा मुनाफा अपनी जेब में रखना। अच्छा, अब आते हैं रेलवे पर। इसके बारे में तो बहुत कहा जाता है कि अंग्रेजों की एक अच्छी देन है, पर क्या वाकई ऐसा था? क्या इसका मकसद सच में भारत की तरक्की था, या ये भी लूट का एक और जरिया ही था? देखिए, अंग्रेजों के इरादे तो शीशे की तरह साफ थे। रेलवे क्यों बनाया? ताकि ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को उनके पैसे पर गारंटीड मुनाफा मिले।
ताकि भारत के अंदर से कपास जैसा कच्चा माल बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच सके, ताकि उनका बनाया माल भारत के गांव-गांव तक बिके, और हाँ, ताकि बगावत होने पर सेना को तेजी से कहीं भी भेजा जा सके। लेकिन भारत को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? रेलवे की वजह से ब्रिटिश माल हर गांव तक पहुंच गया और हमारे छोटे-मोटे उद्योग धंधे चौपट हो गए। इन्वेस्टर्स को मुनाफे की जो गारंटी दी गई थी, वो पैसा हम भारतीयों की जेब से जा रहा था। हद तो ये थी कि ट्रेन का भाड़ा भी ऐसा सेट किया गया था कि भारत से कच्चा माल बाहर भेजना सस्ता पड़े और भारत के ही एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना महंगा। तो ये सारी बातें, मतलब जमीन, इंडस्ट्री, रेलवे, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और इस तस्वीर का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निकास। ये वो थ्योरी थी जिसे दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने दुनिया के सामने रखा। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक नदी जो सिर्फ एक ही तरफ बहती है। भारत से पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन की तरफ बह रहे थे, और बदले में कुछ भी नहीं। ये कोई ट्रेड नहीं था, ये सीधी सीधी लूट थी। और ये पैसा ब्रिटेन तक पहुंच कैसे रहा था? इसके कई रास्ते थे, कुछ सीधे, कुछ टेढ़े मेढ़े, लेकिन सब के सब ब्रिटेन की तरफ ही जाते थे। मिसाल के तौर पर होम चार्जेस को ही लीजिए। इसका मतलब ये था कि जो अंग्रेज अफसर यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, सब कुछ भारत की जेब से जाएगा। यहाँ तक कि ब्रिटेन की लड़ाइयों का खर्चा भी भारत उठाता था। और फिर वो ट्रेड और रेलवे का मुनाफा तो था ही, जो सीधा लंदन जाता था। तो इन सब नीतियों का, 200 सालों के राज का, आखिर नतीजा क्या निकला? सीधी सी बात यह है कि 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए, तो वो एक खोखली अर्थव्यवस्था छोड़ गए। एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से ब्रिटेन पर निर्भर थी। हमारे अपने उद्योग बर्बाद हो चुके थे, हमारी खेती पिछड़ चुकी थी, और जो कुछ थोड़ा बहुत नया था वो भी सिर्फ अंग्रेजों के फायदे के लिए था। और ये बात हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो ढांचा जो अंग्रेजों ने 200 साल में बनाया, क्या आज भी हमारी इकोनॉमी की जड़ों में मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।